नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं एनिमे की दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक के दिमाग के अंदर। हम बात कर रहे हैं डेथ नोट के लाइट यागामी की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये पावर और इंसानी दिमाग के टकराव का एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल डीप डाइव है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर एक बेहद शानदार दिमाग वाले इंसान को अचानक ये ताकत मिल जाए कि वो तय कर सके कि किसे जीना चाहिए और किसे नहीं। बड़ा भयानक सवाल है ना? क्या लाइट यागामी शुरू से ही अंदर से बुरा था, या फिर इस अनलिमिटेड ताकत ने उसके एक आइडियलिस्टिक माइंड को धीरे धीरे करप्ट कर दिया? आज हम इसी मिस्ट्री को अनरैप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द परफेक्ट स्टूडेंट एंड अ रॉटन वर्ल्ड। कहानी का बैकग्राउंड बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। लाइट की ड्यूअलिटी ना सच में कमाल की है। बाहर से देखें तो एक टॉप स्कोरर, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट, एक ऐसा परफेक्ट बेटा जो सोसाइटी के हर स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस मोनोटोनस लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुका है। उसे लगता है कि ये पूरी दुनिया सड़ी हुई है, करप्ट है, क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं और सिस्टम एकदम कमजोर है। और तभी एंट्री होती है डेथ नोट की, एक ऐसी नोटबुक जो नाम लिखते ही जान ले लेती है। जब वो इसका टेस्ट करता है और सच में किसी को मारते हुए देखता है, तो उसके अंदर का दबा हुआ डार्कनेस अचानक से जाग उठता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, द बर्थ ऑफ कीरा फ्रॉम सेवियर टू डिक्टेटर। लाइट इस भयानक पावर से डरता नहीं है, वो इसको पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लेता है। अब यहाँ ना एक बहुत ही गहरा नैतिक यानी मॉरल सवाल उठता है। क्या बुरे काम तब एक्सेप्टेबल हो सकते हैं जब एंड गोल शांति लाना हो? शुरू में किरा के एक्शंस का असर दिखता है। ग्लोबल क्राइम रेट्स अचानक से धड़ाधड़ गिरने लगते हैं, क्रिमिनल सजा के डर से कांपने लगते हैं। उसके इरादे इनिशियली नेक लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत बहुत बड़ी होती है। असल में लाइट का ये मसीहा बनने का सफर एक स्लिपरी स्लोप की तरह था। स्टेप 1 सिर्फ क्रिमिनल्स को मारना, लेकिन फिर स्टेप 2 जो भी उसके रास्ते में आया या जिसने भी सच्चाई खोजने की कोशिश की, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर्स, उसने उन्हें भी हटाना शुरू कर दिया। और स्टेप 3 तक आते आते वो अपने दोस्तों और बिल्कुल मासूम लोगों को चेस के प्यादों की तरह यूज करने लगा। जस्टिस की उसकी जो इनिशियल चाहत थी ना, वो अब पूरी तरह से कंट्रोल और पावर के नशे में बदल चुकी थी। यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अ बैटल ऑफ जीनियसेस, लाइट वर्सेस एल। ये इस पूरी कहानी का सबसे थ्रिलिंग और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जहां दो मास्टरमाइंड्स आपस में टकराते हैं। जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में। एक तरफ है एल, जो एक मास मर्डरर को पकड़ने के लिए नियम तोड़ने से पीछे नहीं हटता, और दूसरी तरफ हमारा लाइट, जो अपनी सो कॉल्ड आइडियल वर्ल्ड को बचाने के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन दोनों को ही जेन्युइनली लगता है कि वही एब्सोल्यूट जस्टिस के प्रतीक हैं। एज अ व्यूअर ये टकराव दिमाग को हिला देता है। एक मोमेंट में आप लाइट की ब्रिलियंस और उसके करिश्मा से इंप्रेस होते हैं, और अगले ही सेकंड उसकी क्रूरता देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ, द गॉड कॉम्प्लेक्स, ह्यूब्रिस एंड मैनिपुलेशन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें समझ आता है कि लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन एल था ही नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अहंकार था। तो आखिर ये गॉड कॉम्प्लेक्स है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां एक इंसान खुद को बाकी पूरी दुनिया से सुपीरियर समझने लगता है। लाइट का दिमाग इस हद तक घूम चुका था कि उसे जेन्युइनली लगने लगा कि सिर्फ उसके पास ही वो इंटेलेक्ट है जो ग्लोबल मोरालिटी को डिक्टेट कर सकता है। बाकी सारे इंसान उसके लिए सिर्फ टूल्स थे या फिर ऑब्स्टिकल्स। उसने लिटरली सबको मैनिपुलेट किया, पुलिस फोर्स को चकमा दिया, क्रिमिनल्स को अपने फायदे के लिए यूज किया, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग था मीसा अमाने जैसी लड़की का यूज करना, जो उससे जेन्युइनली प्यार करती थी। पर लाइट ने बिना एक सेकंड सोचे उसकी लाइफ और इमोशंस को अपने मोटिव के लिए निचोड़ के रख दिया। और सबसे डरावनी बात, वो एक लंबे अरसे तक इन सभी मैनिपुलेशंस में कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा, जिसने उसके पहले से ही विशाल ईगो को और बड़ा कर दिया। तो यहाँ ना एक बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन सामने आती है। डेथ नोट ने लाइट के अंदर कोई नई बुराई पैदा नहीं की, उसने तो बस लिमिट्स को हटा दिया। जब आपको पता हो कि आपको रोकने वाला कोई लॉ नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तब एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये नोटबुक ने सिर्फ उस टेरिफाइंग सच्चाई को उजागर किया। पांचवा हिस्सा, करप्टेड बाय एब्सोल्यूट पावर,
वॉज ही ऑलवेज ईवल? चलिए फैंस के बीच चलने वाली सबसे बड़ी डिबेट पर आते हैं। क्या लाइट शुरू से ही बुरा था? अगर आप ध्यान से देखें, डेथ नोट मिलने से पहले भी लाइट में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो था ही। वो प्रैक्टिकली पूरी सोसाइटी को खुद से नीचे समझता था। लेकिन पोस्ट डेथ नोट उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। शांति लाने के नाम पर उसने फियर यानी डर का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल सच है कि उस नोटबुक की ताकत के बिना वो शायद कभी डिक्टेटर बनने की उस लाइन को क्रॉस नहीं करता। ये एक बहुत ही मशहूर कोट है और इस पूरी कहानी का निचोड़ भी। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब किसी को अनंत ताकत मिल जाती है तो वो ताकत उसको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। लाइट का ट्रैजिक आर्क इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। शुरुआत एक बेहतर दुनिया बनाने के नोबल इरादे से हुई थी और अंत एक क्रूर तानाशाह पर। क्योंकि डर के सहारे किया गया राज, चाहे कुछ भी हो, कभी भी सच्चा इंसाफ नहीं होता। आखिरी हिस्सा, अ वार्निंग नॉट अ विलन, द लेगेसी ऑफ लाइट यागामी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हैं। असल में लाइट का कैरेक्टर इतना अनफॉरगेटेबल इसलिए नहीं है कि हम उसके मर्डर्स को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो यादगार इसलिए है क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी इस अनफेयर दुनिया को ठीक करने के बारे में सोचा जरूर होगा। वो टेम्पटेशन हम सब समझते हैं, लेकिन जब मैसिव इंटेलिजेंस के साथ मोरालिटी यानी नैतिकता नहीं होती तो तबाही तय है। सिर्फ स्मार्ट होने का मतलब वाइज होना नहीं होता। लाइट कोई टिपिकल विलेन नहीं है, वो एक चलता फिरता वार्निंग साइन है। और इस चर्चा के अंत में एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या लाइट यागामी एक हीरो था जो वाकई दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, या सिर्फ एक नार्सिसिस्ट जो ताकत के नशे में चूर हो गया था? इस पर आराम से विचार कीजिएगा। और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, सबसे खतरनाक दिखने वाले मॉन्स्टर्स हमेशा मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।